हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। ड्यू सोल का इंपॉर्टेंट नोट्स बीए प्रोग्राम बीएनएस थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का है। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवाद के मूल मान्यताओं की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ये पॉलिटिकल साइंस का है, बीए ऑनर्स का पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री का है। ओके बच्चों, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर देखने से पहले जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, उन लोगों को भी पेपर अच्छा से जाए। ओके, तो चलिए इसी के साथ इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उदारवाद के मूल मान्यताओं की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवादी सिद्धांत का अग्रदूत आदर्शवाद था। आदर्शवाद या कल्पनावाद जो खुद को यथार्थवादियों की आलोचना के रूप में देखता था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवाद वुड्रो विल्सन के साथ इसके जुड़ाव की वजह से इसे विल्सनवाद भी बुलाया जाता है, जिसने इसे आदर्श रूप दिया। एक वैचारिक दृष्टिकोण है जो कि यह मानता है कि एक राज्य को अपनी विदेश नीति का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए इसे आदर्शवाद को अपने आंतरिक राजनीति दर्शन में अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक आदर्शवादी यह विश्वास कर सकता है कि घर पर गरीबी समाप्त करने के साथ साथ विदेशों में भी गरीबी से निपटने के लिए एक साथ मिलकर काम किया जाना चाहिए। विल्सन का आदर्शवाद उदार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत के लिए एक अग्रदूत के रूप में था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संस्था निर्माताओं के बीच पैदा हुआ था। उदारवाद यह मानता है कि राज्य की क्षमताओं के बजाय राज्य की प्राथमिकताएं राज्य के व्यवहार के लिए मुख्य निर्धारक होती है। यथार्थवाद के विपरीत, जहां राज्य एक एकात्मक अभिनेता के रूप में देखा जाता है, वही उदारवाद राज्य के कार्यों में बहुलता के लिए अनुमति देता है। इस प्रकार प्राथमिकताएं अलग राज्यों में उनकी संस्कृति, आर्थिक प्रणाली या सरकार के प्रकार के रूप में अलग कारकों पर निर्भर करेगी। उदारवादी यह भी मानते हैं कि राज्यों के बीच संपर्क केवल राजनीतिक अथवा सुरक्षा उच्च राजनीति के मामलों तक ही सीमित नहीं है, जबकि इनमें आर्थिक अथवा सांस्कृतिक निम्न राजनीति मामलों के लिए भी आपस में संपर्क होता रहता है, चाहे वो वाणिज्यिक कंपनियों, संगठनों या व्यक्तियों के माध्यम से ही हो। इस प्रकार एक अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के बावजूद सहयोग और सत्ता के व्यापक विचार के लिए बहुत से अवसर विद्यमान है, जैसे कि सांस्कृतिक पूंजी। उदाहरण के लिए, फिल्मों के प्रभाव ने देश के संस्कृति की लोकप्रियता और इसके दुनिया भर के में निर्यात के लिए एक बाजार बनाने के लिए अग्रणी भूमिका अदा की है। एक अन्य धारणा यह भी है कि पूर्ण अथवा सापेक्ष लाभ केवल सहयोग और पारस्परिक निर्भरता के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह से शांति को हासिल किया जा सकता है। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत का तर्क है कि उदार लोकतांत्रिक राज्यों के बीच लगभग कभी भी युद्ध नहीं हुआ है और आपस में संघर्ष अथवा विवाद भी बहुत कम ही हुए हैं। यह सिद्धांत विशेष रूप से यथार्थवादी सिद्धांतों के विरोधाभास के रूप में देखा जाता है और यह अनुभवजन्य दावा अब राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक महान विवाद बन गया है। लोकतांत्रिक शांति के लिए कई स्पष्टीकरण आए हैं। किताब नेवर एट वार में यह भी तर्क दिया जाता है गया है कि सामान्य रूप से लोकतांत्रिक राज्यों ने गैर लोकतांत्रिक राज्यों से कूटनीति के मामले में बहुत अलग ढंग से आचरण किया है। नौ यथार्थवादी उदारवादियों के इस सिद्धांत में असहमति प्रकट करते हैं कि उन्होंने अक्सर शांति के लिए संरचनात्मक कारणों का हवाला देते हुए राज्य सरकार का विरोध किया है। सेबेस्टियन रोस्तो, जो कि लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत का एक आलोचक है, ने लोकतांत्रिक शांति की चुनौती देने के लिए शीत युद्ध के दौरान लैटिन अमेरिका में वामपंथी झुकाव वाले लोकतांत्रिक देशों के प्रति अमेरिका के व्यवहार को इंगित किया है।
एक तर्क यह भी है कि व्यापार भागीदारों के बीच आर्थिक निर्भरता युद्ध होने की संभावना को कम करती है। इसके विपरीत यथार्थवादी दावा करते हैं कि आर्थिक निर्भरता संघर्ष की संभावना कम को करने की बजाय बढ़ावा देती है। नव उदारवाद उदारवाद संस्था या नव उदारवादी संस्थावाद उदार सोच के लिए एक प्रगति है। यह तर्क देता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं राष्ट्र राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सफलतापूर्वक सहयोग करने के लिए अनुमति दे सकती है। उदारवादी सिद्धांत का तर्क यह है कि आधुनिक और भूमंडलीकृत दुनिया के भीतर राज्य अपनी सुरक्षा और संप्रभु हितों को सुनिश्चित करने के लिए वास्तव में सहयोग के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। यह सिद्धांत विशेष रूप से संप्रभुता और स्वायत्तता की अवधारणाओं की फिर से व्याख्या करने में लगा है। स्वायत्तता आज़ादी की अवधारणा आत्मनिर्भर, एक पूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी और कर्तव्य परायणता की धारणा से दूर स्थानांतरित होने से एक समयाग्रस्त अवधारणा बन जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वायत्तता सुशासन के लिए क्षमता के रूप में होती है। इसी प्रकार संप्रभुता भी कर्तव्य के लिए सही से बदलाव का अनुभव करती है। उदारवाद शब्द का मूल आज़ादी या स्वतंत्रता है। दूसरे शब्दों में यहाँ केंद्र बिंदु व्यक्ति है, समाज व्यक्ति की मदद के लिए और न कि व्यक्ति समाज के लिए, जैसा कि साम्यवाद या समाजवाद जैसी व्यवस्थाएं परिभाषित करने की कोशिश करती है। उदारवाद के मूल तत्व व्यापक है और जीवन के हर पहलू को छूते हैं। जहाँ तक मनोभाव की बात है कि सहनशीलता खासतौर पर असहमति को लेकर ही इसका आधार है। मामला चाहे धार्मिक हो, सांप्रदायिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या फिर जाति या भाषाई समूह से ताल्लुक रखता हो, दूसरे के विचारों को लेकर सहनशीलता और इसे लेकर तर्क करने की तैयारी उदारवादी का सार है। जहाँ तक धर्म की बात है, उदारवाद धर्म विरोधी नहीं है, लेकिन गैर सांप्रदायिक और शायद नास्तिक भी है। एक अच्छा उदारवादी सभी धर्मों पर वैसा हमला नहीं बोलता जैसा कि धर्मनिरपेक्ष है। एक अच्छा उदारवादी सभी धर्मों को लेकर सहनशील होगा और सबका एक समान सम्मान करेगा। एक लिहाज से गांधी जी का धर्म को लेकर व्यवहार काफी उदारवादी था, उन लोगों की तुलना में जो खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते थे और जो हर धर्म को दुर्भावनापूर्ण तरीके से देखते हैं। इस लिहाज से भारतीय संविधान बहुत उदारवादी है और सभी धर्मों और धार्मिक संस्थाओं को बराबरी की सम्मान की नज़र से देखता है। तो बच्चों यहीं पे समाप्त हो जाता है ये उदारवादी। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़िए एक बार। अगर इसके से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। ओके, अच्छा सा पेपर दीजिए आप लोग।